मीटर है। वोल्ट मीटर का कार्य होता है विभवांतर को मापना, और इसे जो है हम सभी परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इसका जो प्रतिरोध जो होता है, इसका प्रतिरोध जो होता है बहुत अधिक होता है। प्रतिरोध कहने का अर्थ हो गया अनंत। वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर उसी को हम लोग कहेंगे जिसका प्रतिरोध जो है अनंत होगा। तभी जो है ये दो बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर को सही ढंग से माप सकता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। अगला जो है प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम ऐसे होता है प्रतिरोध का मात्रक। और प्रतिरोध जो होता है परिपथ में आवेश के प्रवाह के मार्ग में रुकावट डालता है या फिर बाधा पहुंचाता है। तो ये जो है अणु हो गया या फिर परमाणु हो गया या फिर कण जो हो गया उस पदार्थ का, ये सभी उस मार्ग में रुकावट डालता है। एम्पियर जो होता है वो धारा का मात्रक होता है। कूलम जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है, आवेश। और प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें से कर रहे थे। और यहाँ पर जो है जैसे कि वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर के जगह पर अगर आमीटर रहता, एमीटर, तो एमीटर को हम सभी श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। पहली बात, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इसको हम लोग श्रेणी क्रम में इसलिए संयोजित करते हैं क्योंकि इसका कार्य जो होता है धारा को मापना होता है। तो जब इससे हो करके एमीटर से हो करके सारा धारा प्रवाहित होगा तभी पता चल पाएगा कि धारा कितना प्रवाहित हो रहा है उस परिपथ में। और जो है इसका प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। अगर यदि इसका प्रतिरोध अधिक होगा, अनंत होगा, तो श्रेणी क्रम में जब हम संयोजित करते हैं एमीटर को, तो इससे क्या होगा, धारा जो है प्रवाह होने में बहुत रुकावट होगा, जिसके कारण जो होता है कम धारा प्रवाहित होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं विद्युत धारा जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर यदि प्रतिरोध का मान अधिक हो जाए तो धारा का मान घट जाता है, धारा का मान घट जाएगा। इसीलिए एमीटर का अगर प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा का मान ये कम कर देगा, परिपथ में धारा कम प्रवाहित होने लगेगा। इसीलिए जो है एमीटर का प्रतिरोध वो शून्य होता है। और अगला जो है इसमें से कहा है कि घरों में पंखे, बल्ब हो गया, ये सभी यंत्र को जो हम लोग घरेलू जो है परिपथ को बनाते हैं, इसमें से सारे यंत्र को जो है हम लोग समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि विभिन्न यंत्रों को अलग अलग धारा प्राप्त होता है। जैसे कि हम सभी देखे थे बल्ब है, बल्ब को जैसे कि कम धारा की आवश्यकता होता है 5 एम्पियर। वहीं हीटर अगर दी है तो उसको 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित आवश्यकता होता है। तो अगर यदि हम सभी समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो अलग अलग यंत्र को अलग अलग मान का धारा प्राप्त हो जाता है, जिससे जो है सभी यंत्र सही प्रकार से कार्य करता है। अगर यदि हम सभी इसको हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, जैसे बल्ब है, बल्ब के लिए धारा जो है सही मिल सकता है क्योंकि इसमें से धारा सभी यंत्रों के लिए धारा का मान वो समान हो जाता है। तो मान लेते हैं बल्ब को 5 एम्पियर मिल रहा है, हीटर को 15 एम्पियर की आवश्यकता है लेकिन मिल रहा है इसको 5 एम्पियर, क्योंकि श्रेणी क्रम में सभी को धारा समान प्राप्त होता है। तो 5 एम्पियर में हीटर जो होता है सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से इसका नुकसान होता है श्रेणी क्रम संयोजन में। साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे कि एक यंत्र अगर खराब हो जाता है तो दूसरा यंत्र में धारा प्रवाहित नहीं हो पाता है।
क्योंकि परिपथ जो होता है वो भंग हो जाता है, परिपथ टूट जाता है या फिर परिपथ भंग हो जाता है, जिसके कारण धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। तो इस तरह से श्रेणी क्रम का नुकसान होता है। तो घरेलू परिपथ में हम सभी यंत्रों को समांतर क्रम में संयोजित से कहा है कि किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर, तो विभवांतर अगर होता है किसी परिपथ में तो क्या होता है, धारा उसमें से प्रवाहित होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा अगर ये विभवांतर रहेगा तब। तो विभवांतर क्या होता है, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये हम सभी पढ़े हैं, भी जो होता है वो समानुपाती होता है आई का। और जो है हम लोग प्रयोग किए थे कि जैसे कि धारा का मान हम सभी बढ़ाते जा रहे थे, तो इसमें से एक अनुपात हमें प्राप्त हुआ था, जैसे भी और आई का अनुपात हमको प्राप्त हुआ था। ये जो है हमेशा जो है इसका मान जो है था स्थिर रहता है, जिसे हम सभी प्रतिरोध नाम देते हैं, इस स्थिरांक को प्रतिरोध नाम देते हैं। और इसका ग्राफ जो है हमेशा आई और भी का जो ग्राफ जो होता है वो जो है एक मूल बिंदु से होकर के गुजरता है और एक सरल रेखा में ये ग्राफ जाता है। इस तरह से ग्राफ होता है इसका, एक जो है सरल रेखा प्राप्त होता है, दोनों का अनुपात वो समान होता है, भी और आई का अनुपात। तो ये समान जो होता है ये किस नियम पर आधारित होता है, इसको हम लोग ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम हम लोग कहेंगे इसको। प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होता है। अब कूलम का नियम जो होता है आवेश के लिए लगता है, और फैराडे का नियम जो है विद्युत धारा के प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने में हम लोग करते हैं। और जूल का नियम जो होता है वो विद्युत धारा को उष्मी ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन उष्मी ऊर्जा में करने के लिए हम सभी जूल का नियम के आधार पर करते हैं। ये परिवर्तन जो होता है ऊर्जा में परिवर्तन, ये जूल के नियम के आधार पर होता है। तो जूल का नियम में हम सभी पढ़े थे, ऊष्मा जो है वो धारा का वर्ग का अनुपाती होता है, समानुपाती होता है। साथ ही साथ प्रतिरोध का भी समानुपाती होगा। प्रतिरोध अगर अधिक होगा जिस परिपथ का, जिस वायर का, तार का, या फिर जिस धातु का, उसका हीट भी, ऊष्मा भी ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से। और दूसरी बात जो होता है वो टाइम का, अगर यदि धारा अधिक समय तक प्रवाहित हो रहा है किसी परिपथ में, वो समय पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम सभी देखें कि विभवांतर और धारा के बीच में जो संबंध जो होता है वो ओम के नियम के आधार पर हमें प्राप्त होता है, ओम का नियम से। तो इस प्रकार से है। अगला जो है इसमें से विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा ये हमको जानना है। तो हम सभी पढ़े हैं आर का फॉर्मूला जो होता है आर इजकल टू होता है रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला पढ़े हैं, जिसमें से रो को प्रतिरोधकता कहते हैं या फिर विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो रो का फॉर्मूला अगर हम सभी निकालना चाहें तो आर इंटू ए बाय एल होता है, इस तरह से होता है। तो आर का मात्रक जो होता है वो ओम होता है, और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इस प्रकार से इसका यूनिट जो होता है वो ओम मीटर निकलता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम मीटर। क्वेश्चंस में है कि 3 ओम का एक प्रतिरोध है और एक 6 ओम के प्रतिरोध, उसको हम सभी समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में हम सभी जानते हैं तुल्य प्रतिरोध जो होता है 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2, इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो इसमें से R1 का वैल्यू है 3 और R2 का वैल्यू है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम निकलता है 6। तो यहाँ पर जो होता है 2 + 1 हो जाता है। सॉल्व करने पर ये 3/6 निकलता है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 निकलेगा। तो इस प्रकार से R का वैल्यू जो निकलता है तुल्य प्रतिरोध ये 2 ओम होता है। तो इस प्रकार से 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान 2 ओम होता है। अगला है जैसे कि शुष्क सेल जो होता है इसमें से
विद्युत अपघट्य को जो है सूखा रूप में प्रयोग किया जाता है और इसको हम सभी प्राथमिक सेल भी कहते हैं। जिसको बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता है उसको हम प्राथमिक सेल कहेंगे। इसका एक बार उपयोग हो जाने के बाद इसका रासायनिक ऊर्जा समाप्त हो जाता है। तो इसमें से जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। रासायनिक ऊर्जा शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है और ये जो रासायनिक ऊर्जा जो है ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और यह जो है सेल जो होता है परिपथ में विभवांतर उत्पन्न करता है, जिसके कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। विभवांतर बनाने का कार्य सेल के द्वारा किया जाता है और सेलों को इस समूह को हम सभी बैटरी कहते हैं। सेल जो है 2 या 2 से अधिक सेल अगर जुड़ता है तो उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। अगला है इसमें से एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य जो होता है अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। विद्युत अपघट्य का कार्य विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का प्रयोग किया जाता है। आगे जैसे कि जिंक है, जिंक जो है इसमें से इलेक्ट्रोड के रूप में होता है और एक इलेक्ट्रोड जिंक हो गया और कार्बन छड़, ये दोनों इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। और गंधक अम्ल जो होता है वो जो है घोल के रूप में जो सेल होता है डेनियल सेल या फिर वोल्टियस सेल जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें से विद्युत अपघट्य के रूप में रहेगा गंधक अम्ल H2SO4। तो शुष्क सेल के विद्युत अपघट्य में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है कार का बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में ये घोल के रूप में होता है और की बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में। तो इसका जो है विद्युत अपघटन H+ होता है और SO4- होता है। ये ऋणात्मक होता है और ये धनात्मक होता है। इस प्रकार से 2 भाग में टूटता है। अगला जो है इसमें से वोल्टेज सेल का आविष्कार जो होता है एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। इसी के नाम पर वोल्टेज सेल रखा गया है। शुष्क सेल जो होता है, शुष्क सेल को हम सभी प्राथमिक सेल कहते हैं क्योंकि इसका फिर जो है एक बार उपयोग करने के बाद जो है दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। द्वितीयक सेल को हम सभी क्या करते हैं, चार्ज कर सकते हैं, फिर उसका उपयोग किया जा सकता है, उसको हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। अगला है इसमें से लोहे के ऊपर जिंक का परत जो चढ़ाते हैं उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। तो इसमें से क्या होता है, 2 ठो छड़ रहता है इस तरह से, एक जो होता है एनोड पॉजिटिव और एक जो होता है कैथोड ये नेगेटिव होता है। तो लोहे के ऊपर, तो ये लोहा है आयरन Fe, तो इसको हम लोग कैथोड बनाएंगे। इसके ऊपर जिंक का परत चढ़ाना तो Zn यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से, और ये क्या होगा यहाँ पर घोल लेंगे और इससे क्या होता है, ये जिंक जो है, जिंक का परमाणु जो है ये जो है इस अपघट्य में घुल करके फिर आ करके इस पर जमा होते जाएगा। इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो विद्युत अपघटन संबंधी नियम जो होता है किसने प्रतिपादित किया था, तो ये फैराडे का विद्युत अपघटन नियम हम लोग कहते हैं। और फैराडे ही जो है प्रेरित विद्युत धारा, फैराडे का विद्युत धारा का नियम इस तरह से। तो इसमें से जो है विद्युत अपघटन का नियम जो है वो फैराडे के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है, विद्युत फ्यूज में जैसे कि हम सभी जानते हैं जब धारा का मान अधिक हो जाता है या फिर शॉर्ट सर्किट, लघु पतन जिसको हम लोग कहते हैं, लघु पतन में क्या होता है, इसमें से लघु पतन
इसमें से क्या होता है, विभवांतर का मान अनंत हो जाता है, तो धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या करता है, ये जो है पिघल जाता है, गल जाता है। तो इसका जो है सबसे पहली बात कि प्रतिरोध ऊंच नहीं होता है, फ्यूज का प्रतिरोध अधिक नहीं होगा। अधिक प्रतिरोध होगा तो ये गर्म हो जाएगा और जो है धारा का भी मान में परिवर्तित हो जाएगा। और गलनांक जो है निम्न गलनांक होता है। गलनांक तो ठीक है, ऐसे गलनांक निम्न होता है, ये बहुत जल्दी गल जाता है धारा का मान जैसे बढ़ेगा, लेकिन प्रतिरोध इसका उच्च नहीं होता। तो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांक, ये गलत है, गलनांक उच्च नहीं होता है। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक, यही बोला होगा, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और साथ में गलनांक भी इसका निम्न होता है। अगला जो है इसमें से आम तौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस प्रकार की बनी होती है। सुरक्षा फ्यूज जो होता है इसमें से क्या किया जाता है कि उसका तार जो होता है सुरक्षा फ्यूज में जो लगाया जाता है वो अलग धातु का होना चाहिए। जैसे कि हम सभी तांबे का जो है परिपथ में तार का यूज किए हैं, तो उसमें तांबा का नहीं लगाना चाहिए। तांबा उस ऐसा धातु का लगाना चाहिए जिसका गलनांक जो है, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, वह प्रतिरोध जो है प्रतिरोध निम्न हो, ठीक है, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, गलनांक जो है वो भी निम्न हो। ऐसा ही धातु का प्रयोग करना चाहिए। धातु नहीं, इसमें से मिश्र धातु का प्रयोग होता है, जो कि टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। इसी का प्रयोग जो है सुरक्षा फ्यूज में तार के रूप में किया जाता है। अगला है विद्युत के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। ये हम सभी जानते हैं टंगस्टन का से बना होता है। तो टंगस्टन का क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध ये ऊंच होता है, ठीक है, इसी कारण से जो है बल्ब जो है चमकता है। तो ये है प्रतिरोध इसका ऊंच होगा, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है इसमें से। विद्युत हीटर का एलिमेंट जो होता है ये नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम, इसका भी प्रतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए। और विद्युत हीटर जो कार्य करता है तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करेगा। तापीय प्रभाव सिद्धांत पर यह कार्य करता है विद्युत हीटर। अगला जो है इसमें से यदि 100 वाट, ठीक है, 100 वाट यह है, 10 बल्ब, ठीक है, प्रतिदिन 1 घंटा जलाया जाता है, तो प्रतिदिन 1 घंटा तो वाट आवर हो गया, ये एक बल्ब का हो गया ऊर्जा, ठीक है। तो इस तरह से 10 बल्ब है तो 10 से इसको गुणा करेंगे, 10 बल्ब में कितना ऊर्जा जो है खपत हो रहा है ये पता चलेगा। तो अगर किलोवाट में बदलना हो तो वाट को सबसे पहले हम लोग किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। इस तरह से ये बदल जाता है किलोवाट आवर में। इसको हम सभी यूनिट भी कहते हैं। तो ये 3 शून्य, इसका 3 शून्य कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करने पर 1 यूनिट निकलता है। 1 यूनिट 100 वाट का 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा अगर हम लोग जलाते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का मान जो होता है वो 1 यूनिट होता है। तो त्वरित चालक का आविष्कार जो होता है किसने किया था, ये स्थिर विद्युत में हम सभी जानते हैं, स्थिर विद्युत। तो इसमें से क्या होता है, ये भवन को सुरक्षा प्रदान करता है, त्वरित चालक। तो इसका जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन, त्वरित चालक का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था।